नीट यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स उनके माइंड में आते हैं। मैम बायो बहुत इजी है, बायो बायो ही आएगी एग्जाम में। बायो का वेटेज ज़्यादा है, बायो पे इतना फोकस्ड रहते हैं कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा जादौन, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2017 में नीट यूजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 2024 में नीट पीजी का एग्जाम क्लियर कर 4900 रैंक प्राप्त करी एंड साथ ही साथ यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस में फर्स्ट अटेम्प्ट में 58 रैंक प्राप्त करी। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से मैम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करा एंड जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उनके लिए मैम की स्टोरी कैसे मोटिवेशन हो सकती है। स्वागत करते हैं मैम का हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इट इज़ माई प्लेजर कि मैं यहाँ बैठ के अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बन सकूँ। मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर बनने का तो सबसे पहले जैसे हम बचपन में पूछते हैं हमसे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो ऐसे ही बोल दिया करते थे कि डॉक्टर बनना है। बट जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आई तो पता चला कि डॉक्टर होता क्या एक्चुअल में और इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो मतलब सीरियसली तो मैंने शायद 9th स्टैंडर्ड से सोचा था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है, बायोलॉजी लेनी है 11th में तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो ये ड्रीम होता है, बट कई सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम के लिए। तो इस तरीके का भी आपका कुछ रहा है कि नहीं मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर ये आपकी पर्सनल चॉइस थी? हाँ जी, डेफ़िनेटली था क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं था। तो ऑब्वियसली हर किसी का सपना होता है कि उनके बच्चे घर में एक ना एक डॉक्टर तो हो, जी, तो जी। हाँ, फैमिली का तो ड्रीम था ही और मेरा भी था साथ में। तो मैम आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी? मतलब अ, किस किस क्लास से आपने ये सोचा कि अब मैं फोकस्ड होके सिर्फ नीट की ही प्रिपरेशन करूँगी और मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, मतलब अपने फ्यूचर के लिए इस तरीके से? नीट ओरिएंटेड तो मैंने 11th-12th से स्टार्ट की थी, बट मैंने 9th-10th में फाउंडेशनल कोर्स जो होते हैं कोचिंग्स में वो जॉइन किया था। तो नीट के लिए तो 11th-12th ही किया था, अलवर में ही ऑफलाइन कोचिंग जॉइन की थी और वहीं से ही प्रिपरेशन की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट यूजी क्लियर हो गया था। तो 11th-12th आप रेगुलर थे या फिर आपकी डमी क्लासेस थी, जो कि ऐसा करते हैं ना कि 11th-12th स्कूल में ना जाके हम सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ते हैं और 11th-12th डमी कर लेते हैं। तो आपका किस तरीके से था, रेगुलर था या फिर नहीं डमी मैम, था? मेरा रेगुलर नहीं था, मैंने डमी लिया था। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स देने ही स्कूल जाया करती थी। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है ये डमी और रेगुलर स्कूलिंग को लेके। तो जैसे आपने डमी करा है, आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होता है? अगर कोई बच्चा रेगुलर क्लास करता है, उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या फिर जो बच्चे डमी लेकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं अलोंग विद देयर कोचिंग, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है? आई थिंक ये पर्सनल प्रेफ़रेंस है कि आपको विद स्कूलिंग करना है, विदाउट स्कूलिंग करना है। मेरा हमेशा से था है कि मुझे नीट यूजी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो मैंने यही सोचा कि शायद स्कूल जाऊँगी तो वो टाइम जो होता है स्कूल आवर्स जो होते हैं, उनमें मैं अगर अपनी नीट की प्रिपरेशन करूँगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि जो लाइफ़ के जो स्कूल के जो ईयर स्कूल के जो फन मोमेंट्स होते हैं, डेफिनेटली उनको भी। 11th-12th लास्ट ईयर्स होते हैं स्कूल के, तो वो है थोड़ा मिस हो गया, बाकी तो बाकी ठीक-ठाक। सक्सेस मिली है तो हाँ जी। तो ठीक है। इसमें आप मुझे बताइए कि आपकी मतलब स्ट्रैटेजी क्या रही है प्रिपरेशन की? जैसे आपने बताया कि आपने 9th से ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। ऑल्दो 9th-10th में तो स्टूडेंट्स अपने स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फोकस्ड होते हैं 11th-12th में आके। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं? अगर वो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उनको? मैम मैंने तो जैसे अलवर में ही ऑफलाइन कोचिंग जॉइन की थी। बट मेरा ऐसा था कि मतलब जो मेन जो देखिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो मैंने हमेशा इसी पे फोकस किया कि मेरे जो बेस है वो क्लियर हो अच्छे से, फिर उसके आसपास के क्वेश्चंस जो भी आए मैं क्रैक कर लूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रटो नहीं और मतलब ब्रॉड लर्निंग जो होती है वो ना करें, हर चीज़ को समझ। कॉन्सेप्ट क्लियर होने हाँ ज़्यादा जी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेनली
बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है तो। जनरली जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनका एक माइंडसेट तो होता है कि मैम बायो बहुत इजी है, बायो बायो ही आएगी एग्जाम में, बायो का वेटेज ज़्यादा है, बायो पे इतना फोकस्ड रहते हैं कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को जनरली इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी। आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, आपने क्लियर करा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी है कि बायो को हम ज़्यादा वेटेज दें, बायो पे ही फोकस्ड रहें और फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर कर दिया जाए? तो मतलब ये किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स को? मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने बायोलॉजी ऑप्ट की है तो ऑब्वियसली वो बायो पढ़ेगा और उसकी स्ट्रांग ही होगी। तो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर आई डोंट थिंक बायोलॉजी होती है क्योंकि वो सबकी ऑलमोस्ट ठीक ही होती है, स्ट्रांग होती है। बट जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री, मेनली फिजिक्स, क्योंकि वो काफ़ी लोगों की वीक होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है क्योंकि रैंक तो फिर बाकी इसके सब्जेक्ट्स पे डिसाइड कर। क्योंकि नम सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज तो सिमिलर ही होता है। तो बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? एनसीईआरटी या फिर जो जैसे अगर मान लो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग्स में जो मॉड्यूल्स मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर एट द फर्स्ट प्लेस हमें हमारी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए? तो आई थिंक बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब सारे क्वेश्चंस एक-एक लाइन वहीं से उठा के पूछे जाते हैं। और अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो आप तो बाकी कोचिंग्स के नोट्स ले सकते हैं, बट आपका बेस हमेशा एनसीईआरटी होना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट आ जाते हैं एज इट इज लाइन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आई थिंक एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट फॉर बायो। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप क्या? फिजिक्स बायोलॉजी के लिए भी आप पढ़ लो एक बार जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बाकी फिर उसमें तो क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने होते हैं आपको। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं पूरे साल, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं बीच में एक भी, और वो एंड में सोचते हैं कि अब हम मॉक टेस्ट देंगे एंड वहाँ पे वो जो ओएमआर फीलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, मॉक टेस्ट में उनके नंबर आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट एग्जाम में जाके उनको प्रॉब्लम होती है ओएमआर फीलिंग की। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि मॉक टेस्ट कितना एक इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में? क्योंकि अगर आप रियल टाइम जो अपना एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम क्या-क्या पहले से ही प्रिपेयर होके चल सकते हैं? हाँ जी, मैम तो एक अच्छे अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप टाइमली रिवाइज़ करते रहो। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टाइमली रिवीज़न होने चाहिए। थर्ड थिंग इज़ आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ लो और आपको पता ही नहीं है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ओ ओएमआर फिलिंग कैसे करनी है, तो आप पीछे रह सकते हो। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा कि वो पैनिक कर जाते हैं लास्ट। तो ये मतलब बच्चों को शुरू से ही देखकर चलना हाँ है जी, कि मॉक आपको टेस्ट आप रेगुलर दे 15 या हर वीक या फिर हर 15 दिन में या मंथली, आप जैसे भी, पर मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने 9-10 फाउंडेशन बैच जॉइन करा, फिर 11-12 में आपने कोचिंग करी। तो कोचिंग का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस जर्नी में? मैम कोचिंग आई थिंक कोचिंग की इम्पोर्टेंस तो है, आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और जो थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है आपको, स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रिपरेशन। आपको ये पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आई थिंक क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ने से हाँ, ज़्यादा? तो आपको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस साइड में जाना है और किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली इनकी कंडीशंस इस तरीके की नहीं होती कि वो कोचिंग जॉइन कर सकें। तो क्या नीट की जो प्रिपरेशन है वो विदाउट कोचिंग भी करी जा सकती है? हाँ जी, सेल्फ स्टडी आई थिंक जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनसे पढ़ के नीट यूजी क्रैक किया जा सकता है। बट वही है कि आजकल इतना प्रेवलेंस प्रेवलेंस ज़्यादा हो गई है कोचिंग्स की, तो आई थिंक वो एक गाइडेंस तो थोड़ी चाहिए होती है कि एंड वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़फुल हो गए हैं अभी। पहले के हाँ, टाइम में ऑनलाइन हमारे पास इतनी सारे रिसोर्सेज़ नहीं होते थे। हाँ, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट फ्री जो है वो एक्सेसिबल है, तो ऐसा तो नहीं है कि सोर्सेज़ नहीं है। ईज़िली मतलब पढ़ पढ़ा जा सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। मैम ये तो हो गई आपकी प्रिपरेशन से लेके नीट तक की जर्नी। नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ, उसके बाद आपकी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं? क्या-क्या चैलेंजेज़ आपने फेस करे हैं जब आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? ऑब्वियसली लाइफ में थोड़े चेंजेस तो आते हैं, जो प्रिपरेशन फेज़ में जो आपकी लाइफ होती है और जो एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट होती है, डिफरेंट तो होती है। तो प्रेशर थोड़ा, जो एग्ज़ाम क्रैक करने का प्रेशर होता है वो हट जाता है। थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। बट आई थिंक नीट क्रैक करना एक अलग पार्ट है और जो एमबीबीएस की 5-6 साल की जो जर्नी होती है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है।
क्योंकि मैं एमबीबीएस पास करना भी इतना ईज़ी नहीं होता है। जी, जी। तो जब आप कॉलेज में गए, वहाँ पे आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो मैं घर से पहली बार इतना दूर गई थी तो ऑब्वियसली होम सिकनेस तो थी थोड़ी बहुत और नई जगह पे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा था। बट वो टाइम के साथ आई थिंक 6 मंथ्स या 1 ईयर में हो जाता है एडजस्ट। यूजुअली हम ये सुनते हैं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। ये एक मिथ है या फिर ये ग्राउंड लेवल रियलिटी है? बिकॉज़ आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो, तो आप शायद ज़्यादा बता पाओगे इसके बारे में। हम अभी की अगर करंट सिचुएशन देखें तो आई थिंक बहुत क्वांटिटी बढ़ गई है मेडिकल कॉलेजेस की। तो ऑब्वियसली क्वालिटी उतनी अप टू द मार्क नहीं है जो फैकल्टीज़ हैं या फिर इंफ्रा की बात करो तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा वहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी पे भी फोकस करे। और इन हैंड जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उस मतलब उसमें क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये अच्छा आपको प्रैक्टिस मिल पाती है या फिर इन पेशेंट का इन्फ्लो किस तरीके से रहता है वहाँ पे? मैम गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होता है उसके साथ हमेशा एक अटैच्ड हॉस्पिटल होता है। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग वहीं पे होती है और इनफ्लो अच्छा होता है। गवर्नमेंट है तो हर उसके पेशेंट आते हैं आपके पास हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं तो ट्रेनिंग में तो कोई आई डोंट थिंक कोई इशू रहा होता। एजुकेशन पैटर्न क्या रहता है? मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप पढ़ते हो? आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है? थ्योरेटिकल कब तक चलती है? ये किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? तो फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटॉमी में डिसेक्शन हॉल में जाना पड़ता है आपको, वहाँ पे कैडेवर्स होते हैं तो डिसेक्शन वहीं पे सीखते हैं हम। और फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में थ्योरी भी होती है प्लस प्रैक्टिकल लैब्स वाले जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होते हैं। जो मेन जो हॉस्पिटल वाली ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम पेशेंट के इंटरेक्शन में आते हैं, वो सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। जहाँ पे हम फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है पेशेंट इंटरेक्शन का, तो सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में रैगिंग बहुत होती है। तो ये आपने फेस करा है अपनी जर्नी में? एक्चुअली मेरा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, तो मेरे कोई सीनियर्स नहीं थे। तो आई अच्छा, थिंक तो एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। हाँ, बेनिफिट भी और ये थोड़ा नेगेटिव भी था कि मतलब थोड़ी गाइडेंस नहीं मिली, सीनियर्स नहीं थे तो। इसके अलावा और क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट अपने जर्नी में फेस करता है, जो जिनके बारे में उन्हें पहले नहीं पता होता, बट व्हाइल डूइंग देयर एमबीबीएस उन्हें पता चलता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपने ऐसे कोई चैलेंजेस फेस करे हैं? चैलेंजेस मैम जो एमबीबीएस होता है ना उसमें 6 साल आपके रेगुलर बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होंगे, यू हैव टू गिव सो मेनी एग्ज़ाम्स तो मतलब अ, चलता रहता है, ये ऐसा नहीं होता कि आप फ्री हो गए आप और भी फ्री नहीं हो हाँ सकते जी, उसमें। एग्ज़ाम्स और टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है कि न पढ़ना फाइनल ईयर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है पास करना, तो उसका स्ट्रेस सबसे ज़्यादा फाइनल ईयर पे होता है। फिर इंटर्नशिप जो होती है आफ्टर फाइनल ईयर, वो थोड़ी ठीक होती है। इंटर्नशिप में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन होता होगा कि अब पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। वो हर हर ब्रांच में रोटेट करते हैं ना, हमारी 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। अच्छा, किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं इसमें? मैम ये डिफरेंट होता है, जैसे सर्जरी, मेडिसिन वगैरह है, इनमें 6 वीक्स की हमारी पोस्टिंग होती है। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ-कुछ टाइम की 365 डेज़ में वो डिवाइड हो जाता अच्छा, मतलब 1 साल में पूरा इस तरीके से वो लोग कवर अप करते है। हैं। हाँ जी। तो इंटर्नशिप में थोड़ा आइडिया लग जाता है आपको कि आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है और आपको किसमें पोस्ट आगे ग्रेजुएशन कर पीजी किसमें करें? हाँ जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ड्रीम होती है कि सिर्फ उन्हें डॉक्टर ही बनना है। बट जब उनसे उनका नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो नेगेटिव उनका माइंडसेट हो जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स उनके माइंड में आते हैं। तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? हाँ जी मैम, डेफ़िनेटली ये तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि बिकॉज़ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके कंपैरिज़न में सीट्स बहुत कम है। तो मैं यही बोलूँगी इस पे कि आई डोंट थिंक कि प्रोफ़ेशन जो है आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है, आपकी लाइफ़ नहीं है। इसके अलावा भी वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स कि मेडिकल फ़ील्ड के अलावा भी बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं और स्कोप भी काफ़ी अच्छा है उनका। तो अगर नीट क्रैक नहीं हुआ तो ये ना सोचे कि दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी। लाइफ आपको हमेशा सेकंड चांस देती है, तो यू शुड लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। मैम, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी
कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं भी होता है तो किस तरीके से अपनी लाइफ को देखें। और क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा करते हैं ना कि मोटिवेशन लेकर चलते हैं, किसी को आइडल मान लेते हैं, और जब वो अपनी ही एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगी? हम जो नीट एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शंस जो लाइफ में है वो ख़त्म करने हैं। आई थिंक सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है। मतलब एक लिमिट में ठीक है बट अगर तब वो आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर करने लगे तो आई थिंक वी शुड अवॉइड सोशल मीडिया। ओके। तो आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। दोनों दोनों के बिकॉज़ स्टूडेंट्स पढ़ाई में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। तो मैम फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक वो ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा बहुत या उनसे रेगुलरली बात करो, टच में रहो किसी नोन के, तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सोशल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर हाँ जी। एग्जामिनेशन। थैंक यू मैम फॉर द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड। आई होप कि जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो मैम की लाइफ को देख के इंस्पायर हो एंड सीखें कि किस तरीके से उन्हें लाइफ को देखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।